जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं बबली गोस्वामी आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारा जो एनसीईआरटी सीरीज 6 to 12 एसएसटी चैप्टर वाइज चल रही है, उसका क्लास 6 का चैप्टर 4 आज का वीडियो है। और जो हमारा एसएसटी का सब्जेक्ट हिस्ट्री है 6, 7, 8 अभी तीनों कंप्लीट हो गया है। प्लेलिस्ट भी बना है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है आपको जो है बहुत पसंद आएगा और सारे जो भी कंफ्यूजन होंगे हिस्ट्री को लेकर, इतिहास को लेकर, वो सारे दूर हो जाएंगे। अगर आप सीटेट, यूपीटेट या अदर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों और या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी में एसएसटी के क्वेश्चन यानी जीएस के क्वेश्चन जरूर आते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस के, तो वो हमारा चैनल कवर कर रहा है। आप उसमें देख के समझ सकते हैं और आपका 90 से 95% तक जो भी उसका सिलेबस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। सो आप हमारे साथ एक विश्वास के साथ बने रहिए और आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो आज का जो चैप्टर है चैप्टर 4 और चैप्टर का नाम है मानचित्र, यानी इसमें हम मैप को लेकर पढ़ेंगे। ग्लोब के बारे में इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ग्लोब क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब जाने। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। जब हम पूरे का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरे विश्व का, तो काफ़ी काम का होता है। जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश या अपने राज्य, जिले, शहरों अथवा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। ओके, तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो मानचित्र क्या है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह का खींचा गया चित्र। इसमें एक पैमाना सेट होता है, उस आधार पर बनाया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। गोलाकार सतह को पूरी तरह चपटा करके भी नहीं दिखा सकते। जिस तरह हम लोग चित्र में मैप बनाते हैं, मानचित्र बनाते हैं। मानचित्र को हिंदी इंग्लिश में मैप बोलते हैं। तो मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को और कुछ तथ्यों को दर्शाता है। तो मानचित्र कई प्रकार के होते हैं ना। कुछ दूसरे एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। तो सबका मतलब समझ लीजिए, एटलस क्या होता है, ये सारी चीजें इससे निकल रही हैं। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो मानचित्र ज्यादा काम का होता है। ठीक, अगर जो किसी पर्टिकुलर एक जगह, एक कंट्री, एक जगह के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जो भी मैंने बताया, और कुछ यहाँ पे हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, ये 3 टाइप के मानचित्र हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भौतिक मानचित्र है उसके बारे में देखिए। भौतिक मानचित्र क्या होता है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जैसे जो प्राकृतिक आकृति है जो प्रकृति ने खुद बनाया है, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक मानचित्र कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम है उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। तो भौतिक मानचित्र क्या होता है ये आप समझ गए। अब दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक, तो हम लोगों को जो भी स्टूडेंट होते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट होते हैं, वो सारे जो हैं ये दोनों मानचित्र रखते हैं। विशेष रूप से राजनीतिक मानचित्र
और थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करती हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। थीमेटिक मानचित्र में वर्षा को लेकर सड़क के रोड के बारे में होता है। जैसे हम लोग जो ऊपर अभी हम लोग भौतिक को पढ़े हैं उसमें रोड के मानचित्र नहीं होते हैं, लेकिन थीमेटिक मानचित्र में सड़क, वर्षा वाले मानचित्र, यानी कहाँ ज़्यादा वर्षा होते हैं या जल भरावन है ऐसे कुछ, और वन और उद्योग आदि के वितरण वाले मानचित्र होते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। ओके, तो ये आप इसको लिख सकते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। कैसे? मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी को एक माप के रूप में लिख दिया जाता है, दिशा और प्रतीक कि किस प्रतीक के रूप में हमने वहाँ पे बिंदु बनाया है। तो अभी हम मानचित्र दिखाएंगे तो आप देखिएगा कि कैसे होता है, कैसे इसका यूज किया जाता है, दूरी, दिशा और प्रतीक का। दूरी, मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने को दर्शाता है, पन्ने पर दर्शाता है। तो यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे, ये नहीं कि कहीं पर कुछ भी बना दिया गया। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है, एक पैमाना सेट करके बनाया जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक विद्यालय है और आपका घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। ये सारी चीजें पैमाना इसीलिए तो लिखा जाता है। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर दर्शाते हैं। अब जो भी आप पैमाना मान के बना सकते हैं, इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखिए कैसे बनाया गया है, एक गांव का मानचित्र है। अच्छा, ये हम अपने हर वीडियो में बताते रहते हैं, ना समझ में आया हो या कोई बात हो तो आप इसको हमेशा याद रखिएगा। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ये सारी दिशा कई बार आप हाथ से बनाएंगे तो आपको कायदे से याद हो जाएगा। दिशा, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। हमेशा कोई भी मानचित्र ले लो तो उसमें ऐसे बना रहता है, इससे ये बताना चाहता है कि ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है, पहला अक्षर लिख देते हैं। ये इसमें बताया जा रहा है कि इस तरह से समझाया जा रहा है कि आप मानचित्र को भी समझ सकें। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब हम दूसरी दिशाओं जैसे पूरब, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। एक हमको मालूम होता है तो हम पता लगा ही लेते हैं। उत्तर मालूम है, दक्षिण निकाल लिया, और हमारे ये सबको पता है हमारे मुंह के सामने अगर उत्तर है तो हमारे दाहिने हाथ पर पूरब होगा, बाएं हाथ पर पश्चिम होगा और हमारे पीछे दक्षिण होगा। ऐसे ही लोग तो पहले पता भी लगाते थे। ये चित्र है 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, जो बीच की ये है दिशा, ये इसलिए दिशाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं, लेकिन वैसे 8 होती हैं, और तो कह दिया गया 10 होती हैं, वो 10 तो नहीं पता। तो ये हो गई। बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है।
आगे बढ़ते हैं। ये जो है चित्र है, ये द्विग सूचक है। ये देखिए, इसका काम क्या है? दिक् सूचक। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। उसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। ये जो सुई होती है इसमें चुंबक लगा रहता है, चुंबकीय सुई है ये जहाँ भी रोको तो उत्तर दिशा में एक साइड का रुकेगा और दक्षिण में। बस अगला हम लोग पता लगा ही लेते हैं, जो अभी हमने तरीका बताया था। उत्तर की तरफ है मुंह, अब इसमें एक व्यक्ति इस सुई को मान लिया गया, तो इसके जो दाहिना साइड है वो पूरब है, बायां साइड है वो पश्चिम है। आगे प्रतीक चिन्हों का जो हम मानचित्र में प्रयोग करते हैं, एक मानचित्र लगा देंगे वीडियो में, आप देख लेना कि कैसे प्रयोग किया गया है। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। इसलिए मानचित्र जब लीजिएगा तो हमेशा ये देख लेना कि ये सारी चीजें हैं, कम से कम 3: दूरी और प्रतीक, दिशा। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों, कुओं को दिखाना संभव नहीं है। कैसे छोटे छोटे जगह पर बना देगा, तो एक प्रतीक के रूप में यूज होता है। उस प्रतीक का क्या अर्थ है वो मैप में एक साइड में लिख दिया जाता है, मैप के चार्ट में एक साइड में। ओके, तो ये सब काम होता है इसका। ये देखिए, ये बनाया गया चित्र ऐसे, रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे लाइन, देखो ऐसे यूज किया गया है। रेलवे लाइन का ये ऐसे सिंबल बनाया गया है, ये देखिए। बड़ी लाइन ये पक्की, कच्ची, देखो कितना सिंपल है, समझा जा सकता है पूरा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो ये सब सिंबल जो यूज करते हैं हम लोग, इसी को प्रतीक बोलते हैं। ये सारे, ये सब प्रतीक चिन्ह है। ओके, रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण मतलब जो देखा गया पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखांकित मानचित्र कहते हैं। आप सभी को हो सकता है याद हो, बचपन में किया भी हो, मैंने तो किया है कि जब कोई पूछता था तुम्हारा घर कहाँ है तो एड्रेस बता दो, तब भी इसको समझ में नहीं आता था, तो मेन चीज़ बोल के फिर कॉपी पर हम लोग पेन से बना देते थे निशान कि यहाँ पे एक कोई बड़ी चीज़ का नाम लेते थे, ये दुकान है, फिर उसके बाद रोड गई है, रोड से ऐसे जाता है रोड, फिर उसके बाद एक दुकान है यहाँ पे, फिर यहाँ गली है, फिर मेरा घर है, ऐसे हम लोग बताते। इसी को रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। ओके, इसमें कोई पैमाना सेट नहीं होता है। खाका किसे कहते हैं ये समझते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया, तो ये जो है ये अंडरलाइन कर देते हैं। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमानों वाली एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। ठीक है, तो ये लेसन हो गया। इसमें ज्योग्राफी बहुत लंबा नहीं है, लेसन छोटे छोटे हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप इसको दोबारा पढ़ना चाहेंगे पढ़ लीजिएगा। और जो मानचित्र क्या होता है ये बता ही दिए, उसके शब्द क्या होते हैं से बता दिए, और हमें उम्मीद पूरी है कि आप लोग को पहले से ही पता रहा होगा। सो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे वीडियो को देखते हुए कैसे बनाते हैं,
कैसे क्या डालते हैं, कहाँ से। तो अंडरलाइन जो बता रहे हैं वैसे डाल सकते हैं, हेडिंग सेम वही डालिए। और नहीं बना पाते, नहीं टाइम है, बिल्कुल टाइम की बचत भी करनी चाहिए, तो एक मामूली फ़ीस पर आप SST का हमसे ले भी सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर आप नोट्स ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना, वो आपको नोट्स मिल जाएगा। ओके, सो बस आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेसन नंबर 5 से। ओके, सो हाँ, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके जानने वाले हैं जो पढ़ाई कर रहे हों, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाए और आप उसको देख सकें। ओके, सो आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।